सिकल सेल के बेसिक सिम्टम्स क्या होते हैं कि किसी को अगर ऐसा हो रहा है तो उसको पहले ये सोचना चाहिए कि क्या हो ये चीज़ हो सकती है और मुझे जाके चेक करना। ओके सो गौतम डोंगरे जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें समय दिया और आप हमारे शो में आए। आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि अगर आप हमारी ऑडियंस को बता पाए कि सिकल सेल होता क्या है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, जो आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। सिकल सेल एक आनुवंशिक बीमारी है। अच्छा। और ये रक्त की बीमारी के नाम से जानी जाती है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी माँ और पिता दोनों के थ्रू बच्चों को होती है। अच्छा। तो इसीलिए इसे सिकल सेल, जिसे कि हम लोग, ये शब्द इंग्लिश है सिकल सेल जी। सिकल यानी हंसिया का आकार है ना। अच्छा। तो हंसिए के आकार के जो हमारी लाल रक्त कोशिकाएं हो जाती है, तो इसीलिए उसका नाम पड़ा सिकल सेल। ओके। जी हाँ। ओके। और ये हमने देखा है कि अधिकतर लोगों को पता नहीं चलता कि इसके सिम्टम्स क्या है, जैसे कि हमें आजकल कोविड और बाकी सबके सिम्टम्स भी पता है। तो अगर आप बता पाए कि इसके सिकल सेल के बेसिक सिम्टम्स क्या होते हैं कि किसी को अगर ऐसा हो रहा है तो उसको पहले ये सोचना चाहिए कि क्या हो ये चीज़ हो सकती है और मुझे जाके चेक करना चाहिए। जी हाँ, सिम्टम्स इसके बहुत कठिन है। ओके। जैसे कि बॉडी पेन। ठीक है। ये बॉडी पेन सबसे बड़ा सिम्टम्स है। ओके। जॉइंट्स पेन जो है वो इतना तीव्र होता है, ठीक है, कि सिकल सेल से पीड़ित पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, क्योंकि वो उस पेन को सहन नहीं कर पाता, और ये पेन फ्रिक्वेंटली होता है। अच्छा। ये सबसे पहला सिम्टम्स है जॉइंट पेन का। हाँ। दूसरा सिम्टम्स है एनीमिया। ओके। उसको कई बार ऐसा होता है कि उनका शरीर का जो रक्त है वो कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, और उसे बार बार ब्लड चढ़ाना पड़े। ठीक है। तीसरा सिम्टम्स है पीलिया। ओके। जॉइंटिस जो है, जॉइंटिस उनको ज़्यादा होता है। अच्छा। तो जॉइंटिस, रक्त की कमी और बार बार होने वाले शरीर में दर्द, जी। ये ये सिम्टम्स अगर किसी पेशेंट्स में दिखते हैं तो उसने हमें सबसे पहले जाकर सिकल सेल का टेस्ट कर लेना चाहिए। ये मेजर सिम्टम्स है। ओके। ओके। तो ये पीलिया होना, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होना, ये सारे मेजर सिम्टम्स हम लोग कह सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। अगर किसी को सिकल सेल है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? हाँ, सिकल सेल है तो सबसे पहले तो उसे डॉक्टर के पास तो जाना ही जाना है। और सिकल के एक्सपर्ट जो होते हैं डॉक्टर, ठीक है, उनके पास जरूर जाए। अच्छा। वो होते हैं हेमेटोलॉजिस्ट। हेमेटोलॉजिस्ट। जी हाँ। ओके। तो जनरली हेमेटोलॉजिस्ट कम मिलते हैं हमको, क्योंकि वो मेट्रो सिटीज़ में ही ज़्यादातर अवेलेबल रहते हैं। ओके। सरकारी संस्थानों में भी है, लेकिन बहुत कम है। और चूंकि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है और ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में रहते हैं, तो वहाँ पर जनरल फिजिशियंस, बाकी लोग उनको ट्रीट करते हैं। तो होता यह है कि हेमेटोलॉजिस्ट का अगर उनको एक बार ट्रीटमेंट मिले तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी रहती है। और इसके कुछ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, उसके थ्रू अगर गया वो पेशेंट तो वो पूरी अच्छी ज़िंदगी अपनी बसर कर सकता है। बहुत बढ़िया। तो जब अगर किसी को सिकल सेल होता है तो इसकी टेस्ट वगैरह जो होती है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है पता करने के लिए सिकल सेल क्या है, या फिर ये एक नॉर्मल वे में पता किया जा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल कॉस्टली नहीं है। इसके 2-3 स्टेजेस है। ओके। सबसे पहले सॉलिबिलिटी टेस्ट आता है। सॉलिबिलिटी टेस्ट तकरीबन सभी दवाखानों में उपलब्ध है, सरकारी फ्री में ही है। पहली स्टेज वो है, उससे पता चल जाता है कि इनकी बॉडी में सिकल के सेल है या नहीं। ठीक है। सेकेंड स्टेज है इलेक्ट्रोफोरेसिस, उससे थोड़ा और कंफर्म हो जाता है कि इसकी बॉडी में कितना है। अच्छा। और ज़्यादा कंफर्म करना है तो HPLC टेस्ट आती है। उससे थोड़ा कंफर्मेशन और बढ़ जाता है कि इनकी बॉडी में सिकल सेल कितने परसेंटेज में है। और ज़्यादा 100% कंफर्म करना है तो मॉलिक्यूलर टेस्ट आता है। मॉलिक्यूलर टेस्ट से क्लियर हो जाता है कि किस तरह का वेरिएंट है, कितने परसेंटेज में है। तो इस तरह की 4 टेस्ट स्टेजेस है जिससे हम सिकल सेल को पता कर सकते हैं। ओके। तो ये नॉर्मल पैथोलॉजी या फिर अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके भी कोई चेक कर सकता है, और वैसे फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ पे? बिल्कुल अवेलेबल है। ओके, बहुत अच्छा। तो इसके अलावा मैंने ये सुना हुआ है कि कई बार लोग एक कास्ट बेस्ड इस बीमारी को कहते हैं और कहते हैं कि नहीं ये इस पर्टिकुलर समाज को ही होती है, इस पर्टिकुलर रीजन में ही होती है, इसके अलावा ये आसपास नहीं होती। तो इसको लेके जो धारणा बनी हुई है लोगों की,
उसको लेके आपको क्या कहेंगे? जी हाँ, ये सबसे अहम सवाल है, मैं ये से मानता हूँ राहुल जी, क्योंकि सिकल सेल एक ऐसी बीमारी है जिसको क्या करेंगे, सोशल स्टिग्मा इसमें सबसे ज़्यादा इंक्लूड है। अच्छा। इस बीमारी को जनरली लोग छुपाते हैं भारत में। अच्छा। हालांकि ये बीमारी तो सारे विश्व में है, तकरीबन आधा विश्व इस बीमारी से व्याप्त है। ओके। लेकिन भारत की बात हम जब कहते हैं तो देखने में आया है कि इसे अलग अलग सोशल स्टिग्मा के साथ जोड़ करके देखा जाता है। अभी मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के विदर्भ का वासी हूँ जी। मेरे भी 2 बच्चों को सिकल सेल डिसीज़ है जी। एक बेटा है जो कि 19 साल का है, बेटी है 13 साल की है। तो 19 साल का अनुभव एज ए पेरेंट है मेरा। तो जब मैं पूछता था कि सिकल सेल क्यों हुआ, जनरली लोगों को कैसे हुआ, तो आम लोग यही बताते थे कि शायद आपके दादा परदादा पूर्वजों ने किसी तरह का कोई सड़ा हुआ मरा हुआ मांस खाया होगा, करेक्ट, फेंका हुआ जानवर का मांस खाया होगा, या इस तरह का कुछ तो भी बताते हैं लोग। और जनरली हमारे महाराष्ट्र के विदर्भ में यही मानसिकता है कि ये मांस खाने से होता है, वो भी उस जमाने में किसी एक खास कम्युनिटी के लोग इस तरह का मांस खाया करते थे, इसीलिए उन्हीं को ज़्यादा होता है। करेक्ट। तो ये सबसे बड़ा सोशल स्टिग्मा महाराष्ट्र के विदर्भ में है। ओके। लेकिन जब हम नेशनल अलायंस में हम लोग हैं तो हमारे साथ भारत के तकरीबन 17 स्टेट्स में सिकल सेल डिसीज प्रेवलेंस है। तो सारे पेशेंट्स हमारे संपर्क में हैं। तो हमें पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में कुछ मान्यता अलग है। अच्छा। वहाँ चावल खाने से होता है ऐसे ही माना जाता है। अच्छा। ऐसी ही मान्यता कुछ गुजरात में भी है। अच्छा। झारखंड में मान्यता अलग है। झारखंड में ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे जगह हमने सुने कि ये देवी का प्रकोप से हो गया है ना। उड़ीसा में एक अदर बैकवर्ड क्लासेस वाली कम्युनिटी में ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी इस तरह की कुछ मान्यता है कि ये कुछ अलग तरह के खाने के सिस्टम से होता है। तो कुल मिला के देखा गया है अलग अलग स्टेट्स में इसको अलग अलग मान्यताओं के साथ जोड़ करके देखा गया है। जी जी। और सबसे खराब स्थिति महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में क्योंकि इसको मांस खाने के साथ जोड़ा है, और दूसरा सामाजिक स्तर में इस बीमारी को बहुत नीचे की तरफ देखा जा रहा है। अच्छा। इसीलिए लोग आकर के बताते नहीं। जैसे किसी घर में किसी बच्चे को हो गया, तो उसको यही पता रहता है कि ये एक स्पेशल कास्ट की बीमारी है और ये कास्ट पहले ये किया करती थी, ये कम्युनिटी ऐसा इनका मांस खाने का बिहेवियर कभी हुआ रहता था। तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ ये बीमारी कैसे आ गई, बराबर है ना। पर होता ऐसा कुछ है नहीं, बस सिर्फ मान्यताएं फैली है जिसे हम मिथ कहते हैं। तो जिस नए घर में सिकल सेल गया है तो वो परेशान हो जाता है कि ये बीमारी तो उनकी थी, ये मेरे घर में कैसे आई। तो अब क्या कहता है, वो बताता नहीं है, अब छुपाता है वो अपने परिवार से भी छुपाएगा और अपने आसपास के लोगों से भी छुपाएगा और चुपचाप इलाज कराएगा और बराबर इलाज भी नहीं कराएगा। तो ये सारी चीज़ें देखी जा रही है समाज में कि इस बीमारी को बीमारियों की लिस्ट में सबसे नीचे रखा गया है। तो ये बीमारियों के लिस्ट में इतना नीचे रखा गया है कि इसको हीन भावना के साथ लोग देखते हैं कुछ स्पेशल स्टेट्स में। राजस्थान में ये अभी पिछले 1-2 साल से ज़्यादा पाया जा रहा है। अच्छा। हालांकि है वहाँ पर, लेकिन अभी टेस्ट हो रहा है, डायग्नोसिस हो रहा है, तो लोगों को पता चल रहा है कि सिकल सेल कि ये पेशेंट्स है वो डायग्नोस हो रहे हैं। अच्छा। तो वहाँ मान्यताएं अभी क्रिएट नहीं हुई क्योंकि वहाँ तो पता ही नहीं था ठीक से। बराबर। तो जहाँ जहाँ पहले से पता है कि इन समाज में सिकल सेल ज़्यादा होता है, तो उनको उनके जो परंपराएं हैं उससे जोड़ करके इस बीमारी को बता दिया गया है। और राहुल जी, मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारे सारे साइंटिस्ट ने, वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट ने ये चीज़ पता कर ली है कि सिकल सेल डिसीज़ क्यों होता है। तो ये एक म्यूटेशन है बॉडी में, जो कि मलेरिया से बचने के लिए बॉडी में किसी समय में हुआ था और वो फिर बाद में जब शादी होने लगी तो वो डिसीज़ का रूप ले लिया। लेकिन ये स्पेशली म्यूटेशन से हुआ, ये बॉडी म्यूटेशन से हुआ, न कि किसी खाने की पद्धति से हुआ। करेक्ट। तो ये एक बहुत ही
बेहतरीन एग्जाम्पल है, एक ऐसी बीमारी जिसको लोगों ने जात धर्म पात से जोड़ दिया। हम इसको कह सकते हैं कि ये एक बहुत अमेजिंग एग्जाम्पल भी है कि सिकल सेल को एक लोगों ने किस तरीके से किसी कम्युनिटी से जोड़ रखा है। ये क्लैरिटी के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। और इसके साथ में सिकल सेल अगर के लोगों को आज भी ये तकलीफ होती है कि शादियों में आगे न जा पाना, तुझे बीमारी है पता नहीं है, हम लोग बता नहीं पाते आगे की चीज़ों को, तो वो लोग कहीं ना कहीं सही ट्रीटमेंट भी नहीं ले पाते, सही जगह पे जा भी नहीं पाते। तो सरकार का अभी इसके ऊपर क्या मुहिम है, सरकार किस तरीके से इसे देख रही है और क्या इनिशिएटिव ले रही है इस बीमारी को लेके? जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अब भारत सरकार ने इस पर इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया है। वैसे तो पहले से ही था काफ़ी वर्षों से, लेकिन अब उसकी स्पीड बढ़ी है। ओके। क्योंकि हाल ही में 1 जुलाई को हमारे प्रधानमंत्री जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सिकल सेल निर्मूलन मिशन 2047 ये लॉन्च किया है। अच्छा। यानी 2047 तक भारत देश से सिकल सेल को पूरी तरह से खत्म कर देना। तो ये मिशन लॉन्च हुआ, ये सबसे बड़ा अभी अचीवमेंट है या सबसे बड़ा कदम है भारत देश को सिकल सेल से मुक्त करने का। तो सरकार तो बिल्कुल पॉजिटिव लग रही है। चूँकि देश हमारा बहुत बड़ा है, कंट्री बहुत बड़ी है, इसमें 14 लाख के ऊपर पेशेंट्स है और 2 करोड़ के ऊपर मेरे जैसे ट्रेट है। इसमें 2 तरह की चीज़ें होती है, एक तो वाहक जिसे सिकल ट्रेट कहते हैं और एक पेशेंट जिसे पीड़ित कहते हैं, एसएस। तो मैं चूँकि वाहक हूँ, ऐसे 2 करोड़ के ऊपर लोग घूम रहे हैं और पीड़ित तो 14 लाख लोग हैं। तो इतना ही बड़ी अभी संख्या में इस देश में सिकल सेल है, जो कि पूरे विश्व का 2nd नंबर है। पहला तो अफ्रीका है, दूसरा विश्व में भारत है। तो इसको अभी कंट्रोल करना, इसको ख़त्म करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। और चूँकि रिमोट एरियाज़ में ये सबसे ज़्यादा है, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो ये सब जो रिमोट एरिया में रहते हैं वहाँ जाना, कैंपेन करना, वहाँ से स्क्रीनिंग करना, उनको ट्रीटमेंट देना, ये अभी चैलेंज है। और मुझे विश्वास है भारत सरकार पे, क्योंकि उन्होंने कोविड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तो कोविड का जो रिजल्ट्स है उससे देख करके ऐसा लगता है कि भारत सरकार ज़रूर सिकल सेल को भारत से मुक्त करने में कामयाब। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि भारत सिकल सेल मुक्त देश बने। जिस तरीके से हमने पोलियो को अपने देश से निकाला, उसी तरीके से सिकल सेल को भी देश से निकाल पाए। और अभी के टाइम में एक और चीज़ है कि जैसे हमने कहा कि लोग पहली चीज़ तो कि पता नहीं कर पाते कि सिकल सेल है मुझे या नहीं है, और अधिकतर लोग इस चक्कर में बहुत बार मुझे बॉडी पेन हो रहा है, बहुत बार मुझे कुछ ब्लड की तकलीफ हो रही है, तो इस वजह से आबा बाबा इन सब की तरफ में ज़्यादा जाते हैं। ये हमारे देश में कहीं ना कहीं रहा भी है, तो पहली वैद्यों के पास जाने से पहले उनके पास जाते हैं। तो आप लोगों का कोई ऐसा मिशन कि इनको किस तरीके से अवेयर आप लोग कर रहे हैं सिकल सेल को लेके? आप नेस्को को रिप्रेजेंट करते हैं, तो नेस्को किस तरीके से इसमें काम कर रहा है? जी राहुल, बहुत अच्छा सवाल था। सबसे पहले तो सिकल सेल को अंधश्रद्धा के साथ क्यों जोड़ा गया, मैं ये भी क्लियर कर दूं। क्योंकि अक्सर होता है कि जो पीड़ित है उसको डायग्नोसिस समय पर नहीं होने से उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता। ट्रीटमेंट उसको क्या दिया जा रहा है, जैसे कि शुरुआत में हमने कहा कि इसमें बॉडी पेन होता है, तो डॉक्टर के पास अगर वो डायग्नोस नहीं हुआ है पेशेंट और जा रहा है तो उसको सिर्फ पेन का इलाज हो रहा है, ठीक है। अगर उसका रक्त कम है तो उसको ब्लड चढ़ा दिया जा रहा है, वो इलाज हो रहा है। अगर उसको पीलिया बार बार हो रहा है तो उसको जॉइंटिस का इलाज किया जा रहा है। यानी डॉक्टर उसको उस सिम्टम्स से देख रहा है कि उसको अभी क्या तकलीफ़ है। यानी डायग्नोस वो ये नहीं हुआ है कि वो सिकल सेल पेशेंट है। तो ये तकलीफ़ की वजह से क्या होता है कि पेरेंट को भी ऐसा लगता है और पेशेंट को भी ऐसा लगता है कि मैं तो दवाइयाँ ले रहा हूँ, लेकिन मुझे रिपीट में क्यों हो जा रहा है बार बार ये सब। दवा तो ले रहा है उस समय की, लेकिन उसे सिकल की मेडिसिन नहीं मिल रही है। इसीलिए उनका विश्वास दवाखानों से, डॉक्टर से धीरे धीरे कम होता है कि हम इतनी दवाइयाँ दे रहे हैं, फिर ये क्यों ठीक नहीं हो रहा है, बार बार ये तकलीफ में क्यों आ जाता है। और यही वो कारण है कि उनको अंधश्रद्धा की तरफ ढकेलता है, कि उनका विश्वास मेडिसिन से ख़त्म होता है।
अंधश्रद्धा की तरफ गए कि फिर वो बाबा लोग उनका फिर ये कर Misuse लेते होने हैं, लगता मिसयूज़ कर लेते हैं और उनको आर्थिक और मानसिक परेशानी होती है। और जब वो उस वक्त उस तरफ डाइवर्ट होता है तो उसकी लाइफ कम हो जाती है, क्योंकि उसे तब भी मेडिसिन नहीं मिलती सिकल बराबर, सेल की। बराबर। और ये मेडिसिन प्रॉपर टाइम पर नहीं मिलने से उसकी अर्ली डेथ्स हो जाती है। ओके। तो एज ए नेशनल अलायंस सिकल सेल ऑर्गेनाइजेशन नेस्को, हमारा काम सबसे पहला यही है कि हम अवेयर करें। ठीक है। हम अवेयर करें पेशेंट्स को भी, कॉमन पब्लिक को भी, और साथ में हम प्रोफेशनल अवेयरनेस भी चाहते हैं। ओके। प्रोफेशनल अवेयरनेस इसीलिए कि पेशेंट जाएगा, अगर हमारा गांव का पेशेंट है तो वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर में जाएगा, तो वहाँ दिखाएगा सबसे पहले। तो वहाँ के डॉक्टर जानना चाहिए कि सिकल सेल क्या है। इसीलिए मैंने प्रोफेशनल अवेयरनेस की बात की कि इन लोगों को थोड़ा बहुत पता होता है, लेकिन जो प्रॉपर बहुत सारा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो हेमेटोलॉजिस्ट को पता होता है। तो एक बार सरकार सारे स्टेट्स के प्राइमरी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर के जो डॉक्टर्स हैं उनकी एक सिकल सेल ट्रीटमेंट की ट्रेनिंग दे दी जाए, ताकि वो ट्रेनिंग उनको जब मिल गई तो वो पेशेंट को ट्रीट करना अच्छे से जान ले। और अगर ट्रीट करना जान लेंगे तो मेडिसिन कौन सी चल रही है, अभी नए संसाधन क्या आए हैं, वो सारी चीज़ों की जानकारी हो जाती है। तो इस तरह से देखा गया है कि डॉक्टर्स अगर अवेयर हो जाए तो पेशेंट्स को सही समय पे डायग्नोसिस हो जाएगा और उसका राइट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल शुरू हो जाएगा, और जो अर्ली डेथ है वो बच जाएगी, या उसका परिवार या वो जो परेशान हो रहा है वो सारा कम हो जाएगा, क्योंकि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो आपने जो सवाल किया है उसमें मैं वापस आता हूँ कि नेस्को का रोल इसमें क्या है, वो किस तरह से अवेयरनेस के लिए काम कर रही है। तो हमारा जो है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसका यूट्यूब चैनल भी है। हम लोग उस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक एक्सपर्ट को बुला करके सिकल सेल पर जो जितने भी प्रॉब्लम्स है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, और वो हम लोग उस यूट्यूब चैनल में उसको हम दे करके सारे जो पेशेंट्स हैं भारत के, अगर वो हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करे तो वो देखेंगे कि हेमेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक, किडनी स्पेशलिस्ट, ऐसे सारे स्पेशलिस्ट को हमने बुलाया है, ताकि वो सिकल सेल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन क्या है वो उन्होंने वहाँ पर डिफ़ाइन किया है सादे हिंदी भाषा में। उसको देख करके पेशेंट समझ लेगा कि वो अभी कौन से स्टेज में है, उसको कौन सी मेडिसिन की आवश्यकता है और कौन से ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो ये हमारे यूट्यूब चैनल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। दूसरा प्रयास है 7/7 यानी 7 तारीख और 7 बजे हर महीने की हम लोग अलग अलग स्टेट्स में, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके थ्रू हम लोग वहाँ पर एक मीटिंग तय करते हैं 7 तारीख को 7 बजे। डॉक्टर आते हैं या फिर कोई गेस्ट आते हैं और पेशेंट्स आते हैं ऑनलाइन। ये ऑनलाइन आपस में चर्चा करते हैं और एक दूसरे के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सजेशन मिलता है। दूसरा है कि हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स लेते हैं, वेबिनार लेते हैं, सेमिनार लेते हैं, जिसमें हम भारत सरकार को, बाकी के स्टेक होल्डर्स को, पेशेंट्स ग्रुप को और जनता को जोड़ करके हम उसमें सिकल सेल अवेयरनेस का एक 2-3 घंटे का एक बड़ा सा सेशन रखते हैं। इस तरह से हम लोग जो नेस्को है हमारा, वो इस तरह से काम कर रहा है। ओके, बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन इसमें कि अभी के समय में सिकल सेल को ट्रीट करने के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है कि हम कह सकते हैं कि इसे उसमें डाला तो वो बंदा सिकल सेल मुक्त हो जाएगा? जी, अभी हाल फिलहाल में तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक ही उपलब्ध है, जिसके सहायता से एक पेशेंट को सिकल सेल से मुक्त किया जा सकता है। लेकिन ये सारे सिकल सेल पेशेंट को डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते, क्योंकि इसमें कंडीशंस होती हैं, तो वो डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन देख करके उनको रिकमेंड करते हैं। और ये थोड़ा कॉस्टली है, 20 लाख के ऊपर ही जाता है। और जैसा कि हमने चर्चा की, हमारे पेशेंट मोस्टली रिमोट एरिया में रहते हैं, पुअर्स है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके पास पर्याय बचता है, एक मेडिसिन है हाइड्रोक्सी यूरिया। जी, ये पिछले 40 वर्षों से विश्व में सिकल सेल पर यूज़ की जा रही है।
और ये काफ़ी रिलायबल भी है। इसे डॉक्टर की सलाह से लिया जा सकता है और ये इसे हमेशा लेना पड़ता है। इसे लेने के बाद बहुत इजी है, कैप्सूल बेस में है और हमारे सभी सरकारी संस्थानों में फ्री में अब उपलब्ध है। जी हाँ, इससे यूज़ से पेशेंट्स काफ़ी अच्छे कर रहे हैं, उनका लाइफ जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुआ है। हमने देखे, हमारे साथ सारे पेशेंट जुड़े हैं, तो जो जो इनका रेगुलर में डॉक्टर के फॉलोअप में ले रहे हैं मेडिसिन, वो बहुत अच्छी ज़िंदगी अपनी इसको मेंटेन कर रहे हैं। जी हाँ, और ये सबसे बड़ी उम्मीद भी है कि आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा हमारे सिकल सेल पीड़ितों को कि अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी लाइफ छोटी नहीं रही, अब आपकी लाइफ तकलीफ़ वाली नहीं रहेगी। आप ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से जाएंगे तो आपकी लाइफ पूरी एक नॉर्मल व्यक्ति की जैसे आप जिएंगे। आपके जीवन में होने वाली परेशानियां भी धीरे धीरे कम हो जाएगी और आप एक बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए आप घबराने की बात नहीं, आप हेमेटोलॉजिस्ट से सलाह लें और अपने जीवन को खुशमय बिताएं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं फिर से थैंक यू कहूँगा गौतम जी, आपने हमें बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज दिया, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। ऑडियंस भी अगर जिस किसी को सिकल सेल की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं नंबर नीचे छोड़ दूंगा, आप लोग उस नंबर को कांटेक्ट कर सकते हैं। नेस्को का इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज भी है, यू कैन गो एंड चेक ओवर देयर। एंड एट लास्ट अगेन थैंक यू सो मच सर, आप अपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी बुलाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।